विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास की प्रक्रिया से जुड़े हुए विविध तथ्यों के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा के अंतर्गत मैंने आपसे बात की थी प्रेरणा और अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में, समाचार पत्रों की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका और शिक्षा ने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास को एक नवीन आयाम प्रदान किए। इन सभी तथ्यों पर मैंने गंभीरता से प्रकाश डाला था। आज विद्यार्थियों, हम कुछ और बिंदुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे जिसके द्वारा हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से वे बिंदु भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में मददगार बने। विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। विद्यार्थियों, यह एक ऐसा वर्ग था जिसने कि सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए और सरकारी प्रशासनिक तंत्र में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये लोग अंग्रेजी सेवा में शामिल हुए और उच्च किस्म के पदों पर भी आसीन हुए। विद्यार्थियों, यह नवीन मध्यम वर्ग जो बुद्धिजीवी था, जो अंग्रेजी शिक्षा से प्राप्त और मानववादी विचारों से ओतप्रोत था, इसकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इतिहासकार पर्सिवल स्पेर ने इस नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका के बारे में लिखा है कि यह नवीन मध्यम वर्ग भले ही अलग अलग क्षेत्रों से था, अलग अलग पृष्ठभूमि से था, लेकिन वैचारिक पृष्ठभूमि पर, वैचारिक धरातल पर यह एक था। इनमें विचारों की एकता थी, ऊर्जा थी और जल्दी यह नवीन मध्यम वर्ग नवीन भारत की आत्मा बन गई। इसने भारत को गतिशीलता प्रदान की, भारत को एक प्रकार की चेतना प्रदान की और यही वर्ग आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर आसीन हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं को इसने अपने विचारों से अनुप्रेरित किया और अनुप्राणित किया। परिणाम था कि इन्हीं के योगदान के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य आंदोलन भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा के विकास में एक महत्वपूर्ण तथ्य बने। ठीक इसी प्रकार से भारतीय इतिहास का प्राचीन गौरव और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता और गौरवशीलता की भावना ने भी भारतीय जनमानस के मन में एक प्रकार का आत्म स्वाभिमान पैदा किया, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव पैदा किया। इतिहासकार विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, मैक्स मुलर और अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे लोग, इन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और भारतीयों को इस बात का एहसास कराया कि भारतीय संस्कृति एक गौरवपूर्ण संस्कृति है। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारत के विविध पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई और भारतीयों को यह पता पड़ा कि कला संस्कृति के मामले में वे विश्व इतिहास की किसी भी सभ्यता से कम नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारतीयों के गौरव को और भी ज़्यादा मजबूत किया और जब प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अपनी थ्योरी के अंतर्गत भारतीयों को आर्यों से संबंधित किया तो भारतीयों के मन में गौरव और आत्म स्वाभिमान की भावना जागृत हुई। और विद्यार्थियों, यह कहा गया कि जिस जाति का, जिस राष्ट्र का गौरव और स्वाभिमान और जिसको खुद अपनी महानता का एहसास हो तो वह कभी भी पीछे नहीं रह सकता। विद्यार्थियों, महानता के और गौरव के इसी एहसास ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन गति प्रदान की। ठीक इसी प्रकार से भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज की स्थापना, जिसके माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेदाज का नारा दिया और ये कहा कि जीवन की हर समस्या का मूल वेदों के अंतर्गत है। उन्होंने स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया, स्वराज्य की अवधारणा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही मजबूत क्यों न हो, कितना ही कल्याणकारी क्यों न दिखता हो, लेकिन वह स्वराज्य की होड़ नहीं कर सकता। स्वराज्य हमेशा श्रेष्ठकर है।
तो इसी प्रकार की विचारधारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों के द्वारा भारतीय संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बुलंद किया और 1893 के शिकागो में विश्व धर्म सभा के अंतर्गत उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति से अवगत करा के चमत्कृत कर दिया और पूरी दुनिया इस बात की कायल हो गई कि भारत केवल पिछड़ा देश नहीं है, या जैसा कि ब्रिटिश अखबार पंच बताता है जिसमें भारतीयों को उपमानव के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें आधा हबसी और आधा गोरिल्ला बताया गया। तो इस प्रकार की अवधारणाओं को स्वामी विवेकानंद ने तोड़ा। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है, उन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर किया और सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाया और भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना स्पष्ट रूप से विकसित हुई और वे स्पष्ट रूप से जॉन स्ट्रेची और जॉन सिले की उस विचारधारा का भ्रम तोड़ने में कामयाब हुए, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारत को केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति, एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन मात्र बताया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, राष्ट्र तो बिल्कुल नहीं बताया। तो इसके अलावा ठीक इसी प्रकार से लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति भी भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई। लॉर्ड लिटन ने अपने प्रतिक्रियावादी और अपने दमनकारी कानूनों के द्वारा भारतीय जनता में असंतोष पैदा कर दिया। भारतीय सिविल सेवाओं की तरफ नहीं जा सके, सिविल सेवा में चयनित नहीं हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड लिटन ने परीक्षा में बैठने की जो आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया ताकि भारतीय इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इसी प्रकार से वे समाचार पत्र जो भारतीयों के अधिकारों की बात करते थे, स्वराज्य की बात करते थे, राजनीतिक अधिकारों की बात करते थे, उनकी बात को कुचलने के लिए लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बना दिया, जिसके मुताबिक कोई भी समाचार छपाने से पहले अनुमति लेनी जरूरी होती थी। इसी प्रकार से शस्त्र अधिनियम, ये सारी ऐसी बातें थी जो भारतीयों के गौरव, आत्मबल और स्वाभिमान को तोड़ने के लिए की गई थी, लेकिन इसका परिणाम विपरीत निकला और भारतीय जनता अपने अधिकारों के लिए और भी ज़्यादा जागृत हुई। रही सही कसर इल्बर्ट बिल ने पेश कर दी। विद्यार्थियों, इल्बर्ट बिल न्यायिक क्षेत्र में किया गया एक ऐसा सुधार था, एक ऐसा कदम था जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई का अधिकार देता था, लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकला और काफ़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। परिणाम स्वरूप यह अधिकार वापस लेना पड़ा। लेकिन इससे भारतीय जनता को यह एहसास हो गया कि अंग्रेज उन्हें कभी भी अपनी बराबरी नहीं करने देंगे। सिद्धांत बराबरी की बात, समान अधिकारों की बात केवल एक सैद्धांतिक बात है और इल्बर्ट बिल ने राष्ट्रवादी आंदोलन की विचारधारा को तेजी से विकसित किया। इसके अलावा भारतीयों का अंग्रेजों का जातीय अभिमान, जो अपने आप को एक शासक जाति के रूप में देखता था, जो अपने आप को एक सर्वे सर्वा के रूप में देखता था और भारतीयों को काफ़ी हीन और हेय दृष्टि से देखता था। ब्रिटिश समाचार पत्र पंच, जैसा कि मैंने बताया कि वो जब भी भारतीयों का चित्रण करता था तो भारतीयों को एक उपमानव जीव के रूप में बताया जाता था, जिसे आधा आपसी और आधा गोरिल्ला बताया जाता था। तो इनके माध्यम से, ऐसा होने से भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और वे अपनी अस्मिता और गौरव की रक्षा के लिए आगे बढ़े और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का निश्चय किया। इसके अलावा विद्यार्थियों, अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी और आर्थिक शोषण की नीति थी, विशेष रूप से आर्थिक शोषण की नीति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए काफ़ी जिम्मेदार साबित हुई। विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत को ब्रिटेन द्वारा निर्मित तैयार माल का बाजार बना डाला और उन्होंने भारतीय खेती को और भारतीय व्यापार वाणिज्य को केवल एक कच्चे माल के जरिए के रूप में देखा। परिणाम यह होता कि भारत, जो किसी समय में दुनिया का सबसे बड़ा सूती वस्त्र निर्यातक था, वह काफ़ी बड़ा आयातक बन गया। इसी प्रकार से जब यहाँ पर अकाल पड़े तो भी देखिए, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण उस दौर में भी भारत से अनाज का निर्यात बाहर होता जा रहा था। भारत से बड़े पैमाने पर धन का पलायन अंग्रेजों की तरफ हो रहा था और इसी धन के पलायन ने, इसी धन के निष्कासन ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया को तेज किया और भारतीय उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य को पूरी तरीके से ठप कर दिया।
भारतीयों का पैसा, भारतीय जनता का पैसा कई रूप में भारत से बाहर जा रहा था, चाहे वो हिंदुस्तान में काम करने वाले अंग्रेजी अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के रूप में हो, चाहे गवर्नर जनरल की तनख्वाह के रूप में हो, चाहे वस्तुओं और सेवाओं के रूप में हो, चाहे बैंकों और बीमा कंपनियों के माध्यम से हो, चाहे रेलवे के माध्यम से हो। ये सभी भारतीय शोषण तंत्र का एक हिस्सा बने। लेकिन जैसे जैसे भारतीयों में जागृति आती गई, वैसे वैसे भारतीयों ने इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी प्रारंभ की। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कुत्सित और विकृत रूप को जनमानस के सामने लाकर खड़ा किया। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों, मैंने आपको इस कक्षा में भी ये बताने की कोशिश की कि वे कौन से कारण थे, वे कौन से घटक थे, वो कौन सी प्रतिक्रिया थी जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रक्रिया को बल मिला। विद्यार्थियों, इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके गर्मपंथी और नरमपंथी दल के बारे में, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। जय भारत, जय हिंद।